talk about the effect of the nature and the temperature. जब हम नेचर की बात करते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है और रिएक्टेंट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. दैट इज व्हाट वी हैव एज द नेचर. इसके लिए हम एक ग्राफ की बात करते हैं. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट वन. यहां पे ये ग्राफ है सीधा सा. यहां हम एनर्जी प्लॉट करते हैं और दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यहां पे इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे कोई स्केल नहीं होता. इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में हम ये नहीं कहते कि यहां पे कोई टाइम है या एनर्जी है, कुछ भी नहीं है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. हम इस तक को इतना भी बड़ा ले सकते हैं. जब यहां पे इसकी बात करते हैं तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. राइट इट. The energy of reactant. It depends on, first of all, the chemical nature of the reactant. The chemical nature of the reactant. ठीक है. पहला केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हो गया. अब दूसरा स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. और जब हम स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, सॉल्यूशन में है, फाइनली डिवाइडेड है, या कौन सा एलोट्रोप है. अब जैसे डायमंड ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की एनर्जी में चेंज आ जाता है. या हम डायमंड ग्रेफाइट चारकोल कोल इन सब की बात करते हैं तो उसमें भी फर्क आ जाता है. तो दैट इज व्हाट वी हैव. अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर आ जाता है सॉलिड, लिक्विड या गैस, फाइनली डिवाइडेड, सॉल्यूशन, एलोट्रोप. ये सब स्टेट में आ जाते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. अब तीसरी चीज टेम्परेचर. क्वाइट ऑब्वियसली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज होती चली जाएगी. तो टेम्परेचर से भी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट में फर्क आ जाता है. कैटलिस्ट से नेचर पे फर्क नहीं आता. कैटलिस्ट से रिएक्टेंट की नेचर उस पर फर्क नहीं आता एनर्जी पर. कैटलिस्ट से स्टेप्स बदल जाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क आ जाता है. तो इसलिए हम कैटलिस्ट की बात इससे नहीं करेंगे. यहां पे कैटलिस्ट की बात यहां नहीं आएगी. एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट में कैटलिस्ट की बात नहीं आएगी. इज दैट ओके? ठीक है. तो तीन फैक्टर्स है जिसमें एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस. दूसरा द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. और तीसरा द टेम्परेचर. अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर हम टेम्परेचर चेंज कम रखते हैं. और अब हमारे पास है एक डेफिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर? तो लिख लीजिए. स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर is a temperature change of up to. Small change in temperature is the temperature change क्या लिखा था आपने? the small change in temperature is a temperature change of up to 20 degree Celsius up to 20 degree Celsius or 20 Kelvin
20 डिग्री सेल्सियस और 20 केल्विन in a range in a range in which the state in a range in which the state of the substance does not change. State of the substance does not change. मतलब कि अगर आप बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव वाटर, तो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. अगर आप लेते हैं माइनस -30 डिग्री टू -10 डिग्री सेल्सियस आइस, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. अगर आप 110 टू 130 डिग्री स्टीम की बात करते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. लेकिन अगर आप 99 डिग्री सेल्सियस टू 101 डिग्री सेल्सियस वाटर की बात करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ लार्ज चेंज इन टेम्परेचर. इज इट क्लियर? क्योंकि उस रेंज में स्टेट बदल जाएगी. -1 टू +1 डिग्री सेल्सियस की बात करते हो वाटर के लिए, तो वो लार्ज चेंज इन टेम्परेचर जाएगा क्योंकि उसमें स्टेट चेंज हो गई है. Is it clear? So you are going to talk about the range in which the state of the substance does not change. देखो बेटा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तुम एनर्जी देते चले जा रहे हो, तो वहां पे स्टेट बदलती चली जाएगी और एनर्जी सिस्टम की बदल जाएगी, और स्टेट चेंज हो गई तो एनर्जी चेंज होगी. तो जब तक स्टेट चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर का भी है. अगर मान लीजिए आपने 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो हम 20 डिग्री तक की बात कर रहे हैं. मोस्ट ऑफन वो टेम्परेचर चेंज 20 डिग्री भी नहीं होता, 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज होता है, उसको हम स्मॉल ले लेते हैं. जल्दी का मतलब क्या हुआ? तो वो तो नेग्लिजिबल है ही है. जब 20 डिग्री तक आप उसको स्मॉल चेंज बोल रहे हो, तो 5 डिग्री तो और भी स्मॉल चेंज हुआ ना. ठीक है, अगर 5 में स्टेट चेंज हो गए तो वो स्मॉल चेंज नहीं है, फिर तो लार्ज चेंज हो गया. हाँ, ठीक है. ओके, तो ये हमारे पास स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आ गया. अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 298 केल्विन, 300 केल्विन की बात करते हैं. 300 केल्विन, 298 केल्विन के अंदर अगर हम 10 या 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज लेते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो उसमें सिस्टम का जो एनर्जी चेंज होता है, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता. तो फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डेफिनेशन लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिखवा रहा. द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट does not change significantly and is considered a constant. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये लिख लीजिए. फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, for a small change in temperature, the energy of the reactant, for a small change in temperature, the energy of the reactant does not change, significantly and is therefore considered constant.
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और बात है, अगर हम मान लीजिए किसी रिएक्टेंट की बात करते हैं अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में सब कुछ आ जाता है। गिवन सेट ऑफ कंडीशन में सॉल्वेंट आ जाता है, रिएक्टेंट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, और दूसरे रिएक्टेंट जो अवेलेबल है उस सिस्टम के अंदर वो सब आ जाता है। गिवन सेट ऑफ कंडीशन में सब कुछ आ जाता है। अगर कोई सब्सटेंस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसे रिएक्शन करने के लिए कुछ और कंडीशंस की जरूरत है, एंड मोस्ट ऑफन उन कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रख देते हैं। आप उनको सालों साल रखे चले जाइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेंगे। अब उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अगर तुमने एक स्पार्क डाल दिया, एक स्पार्क, पूरा सिस्टम एक्सप्लोड कर जाएगा। या तुमने प्लैटिनम का पीस डाल दिया, पूरा सिस्टम एक्सप्लोड कर जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह रिएक्टेंट इस कंडीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे रिएक्ट करने के लिए कुछ और चीज चाहिए। इसे उस रिएक्टेबिलिटी, रिएक्टिवनेस पर पहुंचाने के लिए हमें इसको कुछ और चीज देनी पड़ेगी। इज इट ओके? तो यहां पर हमें इस रिएक्टेंट को यहां लेकर जाना है, at a position where it will initiate the reaction, that is the energy which the reactant molecule must possess to initiate the reaction is called the threshold energy। ठीक है, ये वो पोजीशन है जिसे जब तक ये मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेगा तब तक रिएक्शन शुरू नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, here we are not talking about 1 mole of the substance, here we are talking about 1 molecule, we are talking about 1 particle, we are talking about energy of 1 particle। वो अलग बात है कि energy is always given as per mole, क्योंकि एक पार्टिकल की एनर्जी बहुत छोटी है, लेकिन हम इस एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हर पार्टिकल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम होना जरूरी नहीं है। एक ही बल्क में अलग अलग पार्टिकल की एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। हर पार्टिकल के लिए थ्रेशोल्ड सेम होगी, बट रिएक्टेंट की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। अब एक बल्क हमने ले रखा, उसके सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट है, उसके कॉर्नर की अलग है, एज की अलग है, अलग अलग है। क्या नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रॉन अलग है, पार्टिकल अलग है। तुम हर चीज को ऐसे मत घुमा दिया करो। हर इलेक्ट्रॉन को, जब हम एक एटम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं तो हर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी सेम है, क्योंकि सबकी सराउंडिंग सेम है। लेकिन अगर मैं मेटल के लेयर की बात करता हूं तो एक बात का ध्यान रखना, यू आर टॉकिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर यू नॉट टॉकिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी की बात कर रहे हो ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो लोग कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो करंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। तो with increase in frequency the current also increases along with stopping potential। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं होता। इज दिस क्लियर? तो ये बात समझो, पर तुम एक अलग ही डायरेक्शन में चले गए, वो डायरेक्शन ही अलग थी। ओके तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं एक एटम को इनिशिएट करने की, एक पर्टिकुलर बल्क से रिएक्शन इनिशिएट करने की, तो अगर उस बल्क में से हम हर पार्टिकल की बात करें तो हर पार्टिकल के लिए रिएक्शन इनिशिएशन की एनर्जी अलग है, थ्रेशोल्ड सेम है, लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, इज इट ओके? ओके फाइन। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखी आपने? लिखिए, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी
the minimum energy that a particle must possess to initiate the reaction is termed threshold threshold energy. To initiate the reaction is termed threshold energy. फाइन, ओके। अब एक बात ध्यान रखो, रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी से थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. This extra energy that must be provided to the reactant molecule so that it reaches the threshold is called activation energy. ठीक है, लिख लीजिए. The minimum energy that must be provided to the reactant so that it reaches the threshold is termed activation energy. ठीक है. अब एक सिंपल सी बात है, थ्रेशोल्ड एक फिक्स वैल्यू है. किसी एक सब्सटेंस के लिए, एक रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बदलती चली जाती है. और अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बदलेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बदल जाएगी. ठीक है. बट फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट चेंज. और अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट चेंज नहीं हो रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो ये भी लिख लीजिए. फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर the activation energy remains a constant. For a small change in temperature, the activation energy remains a constant. ठीक है. अब एक सिंपल सी बात यह है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहां है. ये दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. किसी किताब में डेल्टा ई लिखा हुआ है, किसी में डेल्टा यू लिखा हुआ है, किसी में डेल्टा ई ए लिखा हुआ है. मेरी आदत है ई ए लिखने की.
ये मेरी आदत है, तुम अपनी कोई और आदत बनाना चाहो, ऑल अप टू यू, आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, बट कोई भी कन्वेंशन यूज करते हुए तुम पेपर के अंदर लिख देना कि दिस इज द कन्वेंशन दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब रिएक्शन आगे जब बढ़ेगा तो इसके पास एक ऑप्शन तो ये हो सकता है, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे गया, ऐसे आ गया, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज, यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो दिस इज गोइंग टू बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट की नहीं, रिएक्शन की है ये। ठीक है, and this would be the enthalpy of the reaction. एक सीधी सी बात है, दिस इज गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, हम काइनेटिक्स से थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें बताया गया है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वी हैव नॉट प्रिडिक्टेड इट। इज इट क्लियर? ओके, अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आपको बता दिया गया है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, तो हमने रिएक्शन को देखते हुए, रिएक्शन से हमने ये पता कर लिया कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितनी एनर्जी चेंज हो रहा है। इज दैट ओके? अब एक चीज देखो, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट पे जा रहा है तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहा है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जा रहे हैं तो हम फिर से थ्रेशोल्ड से निकलेंगे, रास्ता तो वही है, लेकिन अब अगर हम थ्रेशोल्ड से निकलेंगे तो जो हमें एनर्जी अब प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो एनर्जी ये होगी। नाउ दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। पीछे वापस जाएंगे ना, अब यहां से अगर पीछे वापस जाएंगे तो दिस इज द एनर्जी दैट वी नीड टू प्रोवाइड। अब एक बात देखो, बहुत सिंपल सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन which is exothermic is higher than the forward reaction. On the other hand, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो दैट इज लेस देन द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इससे हम एक छोटा सा इंफरेंस निकाल सकते हैं, इट इज easier to revert the endothermic reaction compared to the exothermic reaction. ठीक है, जी। और हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, and that very small formula could be written as the activation energy of the backward reaction is equal to the activation energy of the forward reaction minus the enthalpy of the reaction. सीधी सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन कम आ जाएगी। समझ आई ये बात?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सो दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। नाउ ये तो था इफेक्ट ऑफ द नेचर, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, थ्रेशोल्ड बदल जाती है, रिएक्शन बदल जाता है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर जरा सी भी बढ़ती है, रिएक्शन का रेट एक्सपोनेंशियली कम हो जाता है। ठीक है, ड्रास्टिकली कम हो जाता है। फाइन। नाउ वी फाइंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन दे फाउंड कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, तो यहां पर आई एक आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन कहती है रेट इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये आर्हीनियस इक्वेशन है। ओके, अब एक बड़ी अजीब सी बात, ई ए बाय आर टी है ना, ये क्या? नहीं, माइनस है, देखो। ये नेगेटिव है बेटा। ये डेल्टा एच यहां पे ये नेगेटिव आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ओके। रेट इज प्रोपोर्शनल टू ई माइनस ई ए बाय आर टी। अब एक चीज देखो, यहां पर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और नेचर ले रहे हैं। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और नेचर ले रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लेंगे। सारे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट लेंगे, इनफैक्ट हम वन लेंगे। अब अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमने सबका वन ले रखा है तो रेट इज नथिंग बट के, रेट कांस्टेंट ही बन गया ना। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि रेट कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर द कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, बाकी हर फैक्टर से चेंज होता है। तो यहां पे दिस रेट इज चेंजिंग नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन बट चेंज इन द रेट कांस्टेंट। तो हम इस रेट को एक्चुअली रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं k is proportional to e raised to power minus e a by r t। ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात नोटिस करना, एंड दैट इज प्योर मैथमेटिक्स, प्योर प्योर मैथमेटिक्स। वो ये कि ये जो वैल्यू है ना, e रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में। थिंक ओवर इट। कोई भी वैल्यू किसी भी चीज की डाल दो। एक बात का ध्यान रखना, ई ए नेगेटिव नहीं हो सकता और टेम्परेचर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इज इट ओके? द वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। ना नेगेटिव आएगी ना 1 से ज्यादा आएगी, इट इज ऑलवेज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। देखो एक बार। क्लियर? ठीक है, so this e raised to power minus ea r by rt is a fraction, is a fraction। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई?
नाउ एक छोटी सी और बात, दिस इक्वेशन सेज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन increases exponentially with increase in temperature. For a very small change in temperature, also the change in rate of reaction will be significant. ठीक है? अब सवाल यह आता है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, नो डाउट्स टू दैट। और हां, एक बात का ध्यान रखना, with increase in temperature, the rate of every chemical reaction increases. एवरी का मतलब होता है एंडोथर्मिक भी इंक्रीज करता है, एक्सोथर्मिक भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इक्वेशन यही तो बता रही है। ठीक है, व्हाई डज इट इंक्रीज? व्हाई डज इट इंक्रीज? With increase in temperature, the rate of reaction, why does it increase? चलो एक छोटी सी बात करते हैं। गैशियस स्टेट के अंदर अगर तुमने थोड़ा सा याद हो तो एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हुआ करता था। ग्राफ कुछ ऐसा था उसका। एक ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। याद आया ऐसा कुछ ग्राफ था? ठीक है, यहां पे ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था। यहां पर हमने n/n0 प्लॉट किया हुआ था। ठीक है, और यहां पर हमने वेलोसिटी प्लॉट किया था। इफेक्टिव कोलिजन की बात तो हम करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं वेलोसिटीज की। अब देखो, फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, मॉलिक्यूल की एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। जब वो कोलाइड करेगा उस काइनेटिक एनर्जी पे तो रिएक्शन होगा। क्लियर? अगर हम वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ये लेके चलते हैं, तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल सी विद अ स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having the energy more than threshold increases drastically. For a small change in temperature, the number of collision remain almost the same. ठीक है? For a small change in temperature, the number of collisions remain almost the same. But the number of effective collision increase drastically. ठीक है, लिख लीजिए। Effect of temperature. Effect of temperature. For a small change in temperature, for a small change in temperature, the number of collision, for a small change in temperature, the number of collision remain almost the same, but
the number of effective collision increase drastically. ठीक है? Number of effective collision increase drastically. Is it clear? ठीक है? Full stop. अब आगे लिखिए. The fraction of molecules having energy greater than the threshold, increase exponentially with increase in temperature. Is that clear? Okay. अब यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हमें इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो आई नीड अ कांस्टेंट. The constant which we write is k is equal to a e raised to power minus ea by rt. ठीक है? a this a is a subscript, ये कोई और नंबर नहीं है, आप e by rt भी लिख सकते हैं. Now what is this a? This a is called the pre-exponential factor. This a is also called Arrhenius factor, and this a is also called collision frequency. This a actually is the number of collisions taking place per unit time per mole. ठीक है? This a is the number of collision taking place per unit time per mole. ठीक है? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? और एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं, ये जो e raised to power minus ea by rt है ना, this is the fraction of molecules having energy more than threshold. This is a fraction. तो इसको और इसको मिला दिया जाए तो we actually get the number of effective collisions, and that is what is called k, or the rate constant, or the rate. Number of effective collision per unit time is the rate. Is this clear? श्रेया क्या हुआ? A pre-exponential factor, Arrhenius factor, or collision frequency. ठीक है? It is the number of collisions per unit time per mole. Is that clear? कोई दिक्कत? कोई confusion? ठीक है. So that's what we have as this K. अब ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. एक काम करते हैं, हम इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं. अगर हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट ln k. That's going to be equal to ln a minus ea upon rt. ठीक है? ओके. हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर लॉग में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा log k is equal to log a minus ea upon
2.303 RT। ठीक है, व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हम देखते हैं हाउ इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास आ जाता है log of K1, that is at the temperature of T1, that's going to be equal to log A। और एक बात का ध्यान रखना, here we are talking about the small change in temperature। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से A चेंज नहीं होता, EA चेंज नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर तो ही ये इक्वेशन वैलिड, अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये इक्वेशन ही फेल हो जाएगी। क्लियर? माइनस ई ए, ये कांस्टेंट है, अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, देन वी हैव log K2, that's equal to log A minus EA upon 2.303 RT2। That's equation 1, that's equation 2। What we do is हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा log K2 अपॉन K1। log K2 माइनस K1 इज log K2 अपॉन K1। ठीक है, इज इक्वल टू log A कैंसिल आउट हो गया, EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई कंफ्यूजन? ना एक चीज यहां पे नोटिस कर सकते हो आप, बहुत ही आसानी से, आराम से, और वो चीज जो यहां पे आप बहुत आराम से नोटिस कर सकते हो वो ये, इफ T2 is greater than T1 then K2 is greater than K1। तो यहां से हम बहुत आराम से ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एवरी रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है,
क्लियर? ओके, अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए। कैलकुलेट कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच the rate of a reaction. Calculate the factor by which the rate of a reaction having an activation energy of 50 kilojoule per mole, having an activation energy of 50 kilojoule per mole, increases when having an activation of 50 kilojoules increases when the temperature is increased from 290 Kelvin, when the temperature increases from 290 Kelvin to 300 Kelvin. Solve it. फैक्टर पूछा है ना आपसे, आपसे K2 की वैल्यू नहीं पूछी, K1 की वैल्यू नहीं पूछी, K2 बाय K1 की ही वैल्यू पूछी है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दिया, T1 T2 दे दिया, तो K1 बाय K2 तो निकाल लोगे ना, K1 K2 तो नहीं निकालना, निकाल दो। सुनो भाई, log K2 by K1 turns out to be 0.3. K2 by K1 will come out to be 2 because anti-log of 0.3 is 2. So K2 by K1 is 2. That means the rate of reaction actually doubles with increase in 10 degree Celsius. ठीक है, अब एक टेम्परेचर, एक इक्वेशन लिखनी है, एक डेफिनेशन लिखनी है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट इट. Temperature coefficient. The factor by which the temperature by which the factor by which the factor by which क्या लिखा है था आपने, the rate of reaction increases when the temperature is increased by 10 degrees Celsius temperature increases by 10 degrees Celsius or 10 Kelvin around 300 Kelvin. मतलब कि 290 से लेकर 300 तक में, तो 310 में, 290 से लेकर 310 में कोई भी 10 डिग्री की रेंज ले लो, is termed
is termed temperature coefficient. Is termed temperature coefficient. ठीक है? That is called temperature coefficient. Fine. आगे लिखिए. For the reaction having activation energy, for the reaction having activation energy, (50 kilojoules per mole), (50 kilojoules per mole), the rate doubles for 10-degree rise in temperature. Rate doubles for 10-degree rise in temperature. ठीक है? Full stop. एक क्वेश्चन और लिखो. Calculate the temperature coefficient. Calculate the temperature coefficient for a reaction having activation energy 100 kilojoules per mole. अब इसमें हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि यहां पर जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हुई है तो टेम्परेचर कॉएफिशिएंट भी इंक्रीज हो गया. With increase in activation energy, the effect of the increase in temperature is more. Is it clear? अब इससे पता क्या पता चलता है? अगर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों का रेट इंक्रीज होगा, लेकिन एंडोथर्मिक का रेट ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. और ये रीजन है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है. रेट दोनों रिएक्शन का इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड का भी है बैकवर्ड का भी, लेकिन जो भी एंडोथर्मिक है उसका इंक्रीज ज्यादा होता है. इज दिस क्लियर? समझ आ गई बात? फाइन. बस, तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है.